ये हम इसके ढाल को समझ सकते हैं। ढाल को हम कैसे समझ सकते हैं, वो हमने अब से पहले राजस्थान के उच्चावचों को पढ़ा है और राजस्थान के उच्चावच हमें ये निर्देशित करते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये भाग ऊंचा है और इधर पूर्वी वाला भाग है जो नीचा है, पश्चिमी वाला भाग भी नीचा है, मिडाई वाला बीच वाला जो भाग है राजस्थान का, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, वो वाला भाग है जो ऊंचा है। तो उसको हम देखते हुए चंबल नदी को देखेंगे। इससे पहले कि हम चंबल नदी को पढ़ें, उससे पहले हम एक बार हम इंडिया के मैप में इसको थोड़ा सा आकलन कर सकते हैं और वो किस तरह से चंबल नदी हमारे देश में बहते हुए बाकी अन्य नदियों के साथ में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि चंबल जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र माना जाता है और चंबल नदी जहाँ से निकलती है वो क्षेत्र आपके कर्क रेखा के निकट का एरिया। इट मीन्स ये जो विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं इनको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। इन विंध्याचल पर्वतमाला की यहाँ पर इन पहाड़ियों से निकलती, जिन पहाड़ियों से निकलती उन पहाड़ियों का नाम है जाना पावा की पहाड़ियाँ। और जाना पावा की पहाड़ियाँ महू नामक स्थान में पड़ती हैं। ये जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो इंदौर एमपी का जो ज़िला है वहाँ से है संबंधित हैं ये पहाड़ियाँ। यहाँ से ये नदी जब उद्गम होती है तो ये माना जाता है कि विंध्याचल की शिवालिक पहाड़ियों से होती है। शिवालिक पहाड़ियाँ वे पहाड़ियाँ होती हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिमालय में भी शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किसी पर्वत श्रृंखला की निम्नवर्ती पहाड़ियों को शिवालिक नाम दिया जाता है। तो ये पूरा विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र है। इस विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र की निम्न पहाड़ियाँ हैं, उन नीची पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। जैसे ये नदी निकलती है तो निकलते ही ये नदी उत्तरी दिशा की ओर बहती है। उत्तरी दिशा में बहते हुए मध्य प्रदेश में बहते हुए हमारे राजस्थान के अंतर्गत चौरासीगढ़ चित्तौड़ में एंट्री करती है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, और चौरासीगढ़ नामक स्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करते हुए ये नदी हमारे चित्तौड़, कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये बहते हुए ये हमारे मध्य प्रदेश और ये राजस्थान, इन दोनों की जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है यानी स्टेट जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के सहारे सारे ये नदी बहती है। और यहाँ से बहते हुए आपके करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से ये नदी हमारे राजस्थान की ज़मीन को छोड़ करके यानी राजाखेड़ा वाला जो भाग है वहाँ से ये क्रॉस करके ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में जो कि हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है गंगा नदी, और गंगा नदी की एक और सहायक नदी जो यमुना नदी है, और उस यमुना नदी में जाकर के ये चंबल नदी गिर जाती है। और जहाँ पर ये नदी गिरती है वहाँ पर मुरादगंज या इटावा, मुरादगंज या इटावा, इटावा एक ज़िला पड़ता है यूपी का, और उसके पास उस ज़िले के अंतर्गत स्थानीय जो छोटा भाग है मुरादगंज, इस मुरादगंज के अंतर्गत ये नदी अपने पानी को किस में डाल देती है, यमुना में। तो इस तरीके से हम इस मैप के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि ये जो चंबल नदी है विंध्याचल पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से इसका उद्गम होता है और यहाँ से उद्गम होकर के उत्तर दिशा में बहते हुए हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। लगभग ये मान के चलना हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी तक तो ये बहती है उत्तरी दिशा में। उसके बाद ये पूर्व की ओर घूम जाती है। कोटा के बाद में बूंदी की सीमा के पास ये पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ से बहते हुए हमारे जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व दिशा में बहने के बाद में ये यूपी में जाकर के पूर्व दिशा में बहते हुए और ये मुरादगंज में जाकर के यमुना में गिर जाती है। यमुना इसके पानी को लेकर के आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में पहुंच करके गंगा में इसके पूरे पानी को डाल देती है और गंगा नदी, यमुना नदी और चंबल नदी, इन सभी नदियों के पानी को लेकर के पहुंचती है आपके बिहार बहते हुए, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अंततः पूरे पानी को डाल देती है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई कि कहाँ से निकल करके कहाँ पर इसका समापन होता है। तो देखिए चंबल नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुँचती है, ये सच है। चंबल नदी अपने पानी को यमुना में डालती है, यमुना गंगा में, और गंगा फिर इन सब इस पूरे पानी को कहाँ पहुँचाती है, बंगाल की खाड़ी तक। तो
अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इसका पानी कहाँ पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी में, इसलिए बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र माना जाता है। अब हम इसी बात को हम थोड़ा सा एक बार हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखना चाहें कि राजस्थान में जहाँ से ये नदी बह रही है उसके संदर्भ में, जैसे यहाँ से ये नदी, ये जानापावा की पहाड़ी है और जानापावा की पहाड़ियों से ये नदी निकल करके चौरासीगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती है। यहाँ से जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है, तब ये काफ़ी चौड़े रूप में, विस्तृत रूप में बहती है। जैसे ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहुँचती है तो इसका जो रास्ता होता है ना वो थोड़ा संकीर्ण हो जाता है, और संकीर्ण रास्ता होने के कारण फिर हमारे राजस्थान, ये संकीर्ण रास्ता इसका पहुँचता है कहाँ तक? ये संकीर्ण रास्ता पहुँचता है इसका आपके कोटा तक, कोटा बूंदी तक इसका संकीर्ण रास्ता होता है। इसका जो रास्ता होता है सकड़ा होता है, एक तरीके से गोर्ज रूप में बहती है, ये सकड़े रास्ते से बहती है। इसलिए सकड़े रास्ते में बहने के कारण पानी का जो प्रेशर है वो तीव्र होता है, पानी का दबाव ज़्यादा होता है, पानी वहाँ से ज़्यादा आ रहा होता है, रास्ता सकड़ा हो जाता है, तो पानी ज़्यादा दबाव के कारण बहुत तीव्र गति से बहता है। और इसी का फ़ायदा उठा करके इस चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध आपका बनाया गया है जिसको हम कहते हैं गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध जो देखने को मिलता है वो मिलता है मंदसौर के अंतर्गत। और ये मंदसौर कहाँ पड़ता है? एमपी जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हमने ज़िले पढ़े थे, मंदसौर जिला पढ़ा था जो कि हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में बाउंड्री पर लगने वाले ज़िलों में से एक ज़िला है। फिर यहाँ से ये नदी जैसे ही चौरासीगढ़ चित्तौड़ में एंट्री करती है, एंट्री करते ही थोड़ी दूर आगे पहुँचते ही आपके यहाँ चित्तौड़ के अंतर्गत इसके ऊपर फिर से एक और बांध बनाया गया है, और इस बांध को कहा जाता है आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध से ये चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में कोटा के अंतर्गत फिर इसके ऊपर एक और बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं जवाहर सागर बांध। ये जवाहर सागर बांध, इसके थोड़े से और आगे जाते ही कोटा बैराज देखने को मिलता है। ये चौथा बांध है कोटा बैराज। सिंपल से अर्थों में हम ये समझ सकते हैं कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी के 3 बांध, ये तीनों बांध हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान में भी हम ये समझ सकते हैं कि एक बांध तो हमारा चित्तौड़ में है और 2 बांध कहाँ पर है? कोटा के अंतर्गत है। इन चारों बांधों में से सबसे बड़ा बांध आपका गांधी सागर बांध ही देखने को मिलता है। और इसके बाद में राजस्थान की धरती पर 3 बांध हैं। राजस्थान की धरती में निर्मित 3 बांधों में सबसे बड़ा बांध आपका देखने को मिलता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा है, लेकिन सतही जल या जल भराव की दृष्टि से जो देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा पानी वो राणा प्रताप सागर में मिलेगा। बट जब इसका एरिया देखा जाता है, जल ग्रहण क्षमता का एरिया जब देखा जाता है, वो देखने को मिलता है आपका कोटा बैराज के अंतर्गत। एरिया इसके पास में, पानी भरने के लिए जगह इसके पास में ज़्यादा है, जबकि इसकी तुलना से ज़्यादा जगह इसमें है, लेकिन पानी इसमें कम है। यहाँ पानी सबसे ज़्यादा। अगर आपसे 2 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक सतही जल वाला बांध कौन सा है, तो सर्वाधिक सतही जल वाला बांध आपका राणा प्रताप सागर बांध देखने को मिलेगा। बट अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाला कौन सा बांध है चंबल पर निर्मित, तो वो माना जाता है आपका कोटा बैराज। कोटा बैराज की एक और मुख्य विशेषता ये मानी जाती है कि कोटा बैराज जो बनाया गया है वो सिंचाई के उद्देश्य से ज़्यादा बनाया गया है। इसका मूल उद्देश्य सिंचाई करना है, सिंचाई के लिए नहरें निकालना है, पेयजल की आपूर्ति करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जबकि आपका राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध है, ये बहुउद्देशीय बांधों की श्रृंखला में गिने जाते हैं। तो राणा प्रताप सागर के पास में हमारा रावतभाटा, और रावतभाटा परमाणु बिजली घर भी देखने को मिलता है, जो कि हमारे इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का दूसरा परमाणु बिजली घर देखने को मिलता है। 1965 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इससे पहले तारापुर महाराष्ट्र वाला देखने को मिलता है, जो 1962 में स्थापित कर दिया गया था। ये 2nd नंबर का देखने को मिलता है राणा प्रताप सागर बांध के पास में ही। ठीक है, हाँ। चंबल बीड़ क्षेत्र के बारे में अभी देखो ये कैसे है
कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये नदी है जो यहाँ से गांधी सागर बांध से लेकर के आपके कोटा बूंदी तक ये संकीर्ण रास्ते से बहती है। कैसे बहती है? ये संकीर्ण रास्ते से बहती है। जैसे ही कोटा बूंदी की सीमा पार करती है, इसके बाद ये नदी फिर से अपने विस्तार रूप में बहती है, मैदानी भाग आ जाता है। मैदानी भाग में आकर के ये फिर नदी ये फैल करके बहती है। ये नदी फिर से ये नदी कैसे बहती है? फैल करके बहती है। और इसके आगे जब ये पानी अचानक से निकलता है, क्योंकि यहाँ तो ये प्रेशर में बह रहा है इस वाले भाग में, इसीलिए बांध बनाए गए हैं ज़्यादातर बांध गोर्ज रास्ते में बहने के कारण। जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो जल विद्युत भी आसानी से बनाई जा सकती है। जो टरबाइन है ना बहुत फास्ट गति से घूमता है। पानी को जब छोड़ा जाता है ना टरबाइन के ऊपर, तो टरबाइन बहुत तीव्र गति से घूमता है, तो बिजली बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद ये नदी फैल जाती है। फैलते ही पानी है जो फैलता है। अब जब ये पानी फैलेगा और साइड में से बहुत सारी छोटी छोटी जो धाराएं इसमें आकर के मिलती हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में अपर्दन करती हैं, जमीन का, मिट्टियों का, चट्टानी भागों का अपर्दन करती हैं। और अपर्दन कैसे करती हैं? अपर्दन करने के दो रूप मिलते हैं। एक तो होता है चादरी अपर्दन, इसको हम परत अपर्दन भी कह सकते हैं। एक होता है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है? खड़े रूप में होता है, ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, जो बहुत गहरी गार्ज की आकृति की या नली टाइप की आकृतियां बन जाती हैं। तो इस तरीके का जो अपर्दन चंबल नदी करती है, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा करती है इस तरीके का अपर्दन। बाकी कुछ नदियां हैं जो इस तरीके का अपर्दन करती हैं, चादरी अपर्दन करती हैं। चंबल नदी अपने आप में विशेष बात ये रखती है कि चंबल नदी ये वाला अपर्दन बहुत कम करती है, ये वाला अपर्दन सबसे ज़्यादा करती है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी का कारनामा है ये। और ये अपर्दन भी ये कहाँ करती है? मोस्टली इस वाले भाग में, यहाँ से। तो यहाँ का जो धरातलीय क्षेत्र है वो एक तरीके से उबड़ खाबड़ हो चुका है। एक तरीके से जो अपर्दन है अवनालिका के रूप में हुआ है, तो पूरा जो स्थानीय क्षेत्र है वो गड्ढों के रूप में है, कभी ऊंचा कभी नीचा, फिर थोड़ा सा ऊपर पठारी सा भाग, फिर नीचे गड्ढा आ गया, इस तरीके की आकृतियों से आवृत है। तो ये जो क्षेत्र है ये दिखने में, जब इसकी वायु फोटोग्राफी ली जाती है तो दिखने में ऐसा लगता है उबड़ खाबड़ सा क्षेत्र दिखता है, बुरा सा भाग देखने को मिलता है। तो इस स्थलाकृति को बोलते हैं बेडलैंड ट्रोफोग्राफी। और इस बेडलैंड ट्रोफोग्राफी को ही स्थानीय भाषा में बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बेसिकली चंबल नदी बहुत सारी कंदराएं बनाती हैं, गुफाएं बनाती हैं। जब अपर्दन करती हैं ना तो नलियां इतनी गहरी कर देती हैं, अपर्दन गहराई में लंबवत रूप में इतना ज़्यादा कटाव कर देती है, बहुत सारी कंदराएं बना देती हैं। तो चंबल नदी सबसे ज़्यादा जो कंदराएं बनाती है ना मोस्टली कोटा के अंदर बनाती हैं, क्योंकि कोटा से जैसे यहाँ तक तो ये सकड़े रास्ते में बहती है, कोटा बूंदी के बाद में फिर ये फैल करके बहती है ना, तो तब ये जाकर के बहुत तीव्र गति से जब चौड़ा रास्ता मिलता है तो एक तरीके से फैलती है। तो फैलते ही ये बहुत सारी कंदराएं बना देती। तो सर्वाधिक कंदराएं कोटा के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से फिर ये नदी और आगे पहुँचती है। आगे पहुँच करके ये आपके धौलपुर के अंतर्गत ये हमारे राजस्थान की ज़मीन को छोड़ देती है और ये फिर कहाँ पहुँच जाती है? ये आपके यमुना में जाकर के मिल जाती है। टोटल लंबाई की अगर हम बात करें कि चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 966 किलोमीटर। प्रवाह की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर ये नदी बहती है, तो मोस्टली हमारे इंडिया के 3 राज्यों में बहती है। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? जिसमें उद्गम कहाँ से होता है? एमपी। तो एमपी में बहती है ये, और एमपी में लगभग ये कितनी बहती है? लगभग ये 315 किलोमीटर। 315 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। इट मीन्स जाना पाओ की पहाड़ी से लेकर के चौरासीगढ़ चित्तौड़ से पहले तक जो इसकी लंबाई देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 315 किलोमीटर। इसके बाद में चौरासीगढ़ से लेकर के कोटा बूंदी की सीमा तक, कहाँ तक? कोटा बूंदी की सीमा तक, यहाँ तक ये जो नदी हमारे राजस्थान में बहती है, ये राजस्थान में बहती है 135 किलोमीटर। नेक्स्ट इसके बाद में 135 किलोमीटर कोटा बूंदी की सीमा के बाद में फिर हमारे सवाई माधोपुर के साथ में मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है। तो यहाँ से कोटा के बाद में पार करते ही फिर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाती है। भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय जल सीमा बनाने वाली नदी मानी जाती है चंबल नदी। और ये लगभग यानी एक तरीके से स्टेट बाउंड्री बनाती है, स्टेट बाउंड्री बनाती है। और वो भी कौन सी? जल बाउंड्री बनाती है।
यानी वाटर स्टेट बाउंड्री बनाती है एक तरीके से, ये मान सकते हो। और ये कितनी बनाती है? 241 किलोमीटर। कितनी बनाती है ये? 241। नेक्स्ट फिर इसके बाद में यहाँ से जैसे धौलपुर की सीमा को पार करती है, जैसे इसके कितने 4 भाग हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो भाग है। तो यहाँ यूपी के अंतर्गत ये जो नदी बहती है वो लगभग बहती है 275 किलोमीटर। इस तरीके से टोटल इसकी लंबाई कितनी बैठ जाती है? 966 किलोमीटर। यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग मिलेगा वो कितना मिलेगा? 315। यहाँ से लेकर ये वाला भाग कितना मिलेगा? 135। फिर यहाँ से ये स्टेट बाउंड्री बना रही है, यहाँ से लेकर ये वाला भाग कितना मिलेगा? 241। और यहाँ से लेकर ये यूपी के अंतर्गत ये जो भाग मिलेगा वो 275 किलोमीटर मिलेगा। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी बन जाती है? कई बुकों में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 135 की जगह 153 दे रखा होगा, ठीक है ना, तो वो कन्फ्यूजन ना हो उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी। चंबल नदी का उद्गम हो गया, चंबल नदी का समापन हो गया, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया। प्रवाह क्षेत्र में हम एक चीज़ निकालेंगे हमारे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों का क्रम यदि हम देखें, एंट्री कहाँ मारती है चंबल नदी? चंबल नदी हमारे राजस्थान में एंट्री मारती है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में बहने के तुरंत बाद में चित्तौड़ में एंट्री की, चित्तौड़ के बाद में फिर आपका आ जाता है कौन सा? कोटा। कोटा के बाद में आ जाता है बूंदी, बूंदी के बाद में आ जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर। तो 6 जिले हो गए। 6 जिलों में से यानी कि 3 जिले तो आपके किसकी लंबाई में आ गए? लगभग 135 किलोमीटर की लंबाई में। और लगभग 3 जिले आपके आ जाते हैं जो अंतर राज्य वाटर सीमा है ना, उस पे आ जाते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इस तरीके से क्रम भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि क्रम किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो क्रम इनका अगर जिलों का देखें तो चित्तौड़ पहले नंबर पे आएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा? कोटा। और कोटा के बाद में कौन सा आएगा? बूंदी। और फिर इसके बाद में सवाई माधोपुर, और इसके बाद में करौली, और फिर नेक्स्ट धौलपुर। उद्गम, समापन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब बात आती है कि ये जो नदी अपने आप में विशेष क्यों है। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान में और भी बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन चंबल नदी लगभग 12 महीने बहती है। इसके ही समान एक और नदी हमारे राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदी मानी जाती है, माही नदी। इट मीन्स राजस्थान से होकर गुजरने वाली ऐसी 2 नदियां हैं जो 12 महीने बहती हैं। बाकी राजस्थान की ज़्यादातर नदियां केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं, बाकी सूख जाती हैं। जैसे गर्मियों के दिन आते हैं या सर्दियां जैसे गुजरने लगती हैं, पानी कम पड़ते 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 मई जून तक नदियां लगभग सूख जाती हैं। कुछ नदियां तो ज़्यादातर अधिकांश नदियां तो ऐसी हैं केवल वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, उसके बाद में बहती भी नहीं है। तो चंबल नदी की विशेष में एक तो ये बन जाता है कि चंबल नदी नित्यवाही नदी कहलाती है, या 12मासी नदी कहलाती है, या सदानीरा नदी कहलाती है। इन तीनों शब्दों का मीन्स एक ही है, और वो अर्थ क्या है कि 12 महीने बहती है, हमेशा इसमें पानी रहता है। ये इसको चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्मणवती जो नदी है, ये नदी एक ऐतिहासिक नाम है। जैसे कि मैंने बताया ना कि चर्मणवती नदी ऐतिहासिक नाम इस तरीके के क्योंकि इसका जो अपर्दन करने की जो स्टाइल है, वो स्टाइल कैसी है? चट्टानों को उखाड़ करके ले जाने की। जब ये अपर्दन करती है तो ये चादर या अपर्दन नहीं करती है। चादर या अपर्दन में तो पता भी नहीं चलता कि मिट्टी कब बह करके चले गई, लेकिन अवनालिका अपर्दन में बड़े बड़े शिलाखंडों को उखाड़ करके ले जाती है ये नदी। इसलिए इसके इस विकराल रूप को देखते हुए इसको चर्मणवती ऐतिहासिक नाम दिया जाता है, चट्टानों को उखाड़ करके ले जाने के रीजन को आधार पे ये ऐतिहासिक नाम इसको चर्मणवती दिया जाता है। कामधेनु नदी भी इसको कहते हैं। कामधेनु नदी कहने का एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि कामधेनु लगभग सभी इच्छाओं को पूर्ण करने से संबंधित एक शब्द है, और चंबल नदी हमारे राजस्थान में लगभग सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है। सभी इच्छाओं के अंतर्गत पेयजल
पानी भी हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा बांध बन रहे हैं तो बिजली भी यहाँ से बनाई जा रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई हो रही है, नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए भी पानी की सप्लाई हो रही है। मत्स्य की भी डेवलप किया जा रहा है, मछली पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे जो कार्य हैं वो इस चंबल नदी के द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए इसको कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मालव गंगा भी कहते हैं, मालव गंगा, क्योंकि ये जो जहां से आ रही है, यहां से विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल के आ रही है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों के इधर की तरफ जो पठार है वो मालवा का पठार है। मालवा के पठार से बहते हुए ये हमारे राजस्थान में आती है, तो इसको मालव गंगा भी कहते हैं, क्योंकि मालव प्रदेश में बहने वाली नदी मानी जाती। तो विशेष नाम हो गए इसके। जी हाँ, राजस्थान के लोग चंबल नदी को गंगा की तरह पवित्र मान सकते हैं। देखो, राजस्थान के लोग हैं जो चंबल नदी को गंगा की तरह पवित्र मान सकते हैं। उसके पीछे चंबल को ही क्यों, यहां से निकलने वाली माही को भी मान सकते हैं, पर्टिकुलर चंबल को ही नहीं माना जा सकता है। किस संदर्भ में माने? एक संदर्भ से आप ये कह सकते हो कि गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है और 12 महीने बहने वाली नदी है, और हिमालय की पहाड़ियों से निकलने के कारण उसके पानी की शुद्धता को देखते हुए हम उसको कई प्रकार से सम्मानित मानते हैं। और उसको पवित्र मानने का रीजन ये भी है कि उसके पानी में बहुत ज़्यादा शुद्धता देखने को मिलती है। अब हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो माही नदी और चंबल नदी दोनों नदियाँ 12 महीने बहती है। जैसे कि गंगा नदी 12 महीने बहती है, वैसे ये भी। लेकिन अब इन दोनों में लंबाई के बेसिस पे देखें तो माही जो नदी है ना, माही से ज़्यादा लंबी तो चंबल बह रही है। लेकिन माही का बहुत कम एरिया हमारे राजस्थान से गुजरता है, जबकि चंबल का बहुत ज़्यादा एरिया हमारे राजस्थान से गुजरता है। अब तीसरी बात आती है पानी की शुद्धता को देखते हुए। तो पानी की शुद्धता में, क्योंकि दोनों नदियों का जो उद्गम है ना वो विंध्याचल की पहाड़ियों से ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन माही नदी के किनारे पर, या माही नदी के, ये मान के चलो कि आपके राणा प्रताप सागर बांध से पहले पहले तक, राणा प्रताप सागर के बांध से पहले पहले तक कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है चंबल नदी के ऊपर। तो इससे पहले तो इसका पानी लगभग मानो कि ये शुद्ध देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। इसके बाद में फिर कोटा के आसपास का, चित्तौड़ के आगे जा करके फिर इसमें बहुत सारे नगर इसके तट पे पड़ जाते हैं। जैसे कोटा सिटी है, तो कोटा सिटी भी चंबल नदी के किनारे पर ही मानो आप थोड़ा सा साइड में है। तो यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इसकी वजह से इसके पानी में आगे जा करके अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, यानी पानी प्रदूषित हो जाता है, जो कि बात गंगा के साथ में भी लागू होती है। लेकिन हम इसको गंगा के समान पवित्र मानने का एक रीजन माही की तुलना में प्लस इसलिए कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं गंगा नदी, और गंगा नदी के अंतर एक छोटी सी प्यारी सी मछली मिलती है जिसको गांगेय सूस के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का जलीय धरोहर जीव भी है। डॉल्फिन, जिसको गंगा की डॉल्फिन कहते हैं, वो डॉल्फिन आपको चंबल नदी के पानी में भी देखने को मिलती है। जैसे कि गंगा नदी का पानी बहुत सारे जलीय जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, उसी प्रकार चंबल नदी भी हमारे राजस्थान में बहुत सारे जलीय जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंतर्गत जो कोटा के अंदर है, चित्तौड़ और कोटा के अंदर, यहाँ चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि जीवों को भी इस क्षेत्र में क्या है, संरक्षण प्रदान है। तो दोनों नदियों में जब हम तुलना करते हैं कि माही को हम या चंबल को हम गंगा की तरह पवित्र माने, तो ज़्यादातर पायदान चंबल के पक्ष में आते हैं, तो हम चंबल को ही मानेंगे माही की तुलना में। लेकिन जब लोकप्रियता की बात आती है, जब आप ऐसा पढ़ोगे तो चंबल नदी पर ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं देखने को मिलती, कहीं पूजा अर्चना इस तरीके करने का कोई ऐसा वो नहीं देखने को मिलता। हम त्रिवेणी संगम की बात करें चंबल नदी पर, तो चलो बनास यहाँ पर आकर के मिल रही है, तो बनास का रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ, तो वहाँ पर भी हम इसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते जितना कि आप माही नदी के वेणेश्वर धाम को देते हो। माही नदी के वेणेश्वर धाम में भी सोम, माही, जाखम तीनों नदियां आकर के मिलती है। इसकी लोकप्रियता को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है आदिवासी लोगों ने। आदिवासी लोगों ने यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से इस वाले भाग को ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है।
आज से नहीं, बहुत पहले से ही, जो कि एक परंपरा सी बन गई है और उस परंपरा को ही आज भी सबसे ज्यादा मान्य किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से चंबल और माही की दोनों की तुलना करें कि किसको ज्यादा पवित्र माने या किसको पवित्र नहीं माने, तो ऐसी स्थिति में चंबल नदी अपना ज्यादा योगदान देती है। केवल ऐतिहासिक प्लस पॉइंट इसके बारे में ज्यादा थोड़ा सा मिल जाता है, माही के बारे में वो उसको हम इसलिए नकार सकते हैं क्योंकि माही नदी का इतना बड़ा प्रवाह क्षेत्र हमारे राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इस तरह हाड़ौती प्रदेश में अस्थि विसर्जन करने का जो एक तरीके से परंपरा जो हमारी रही है, वो कोई भी धार्मिक स्थान होता है जहां पानी होता है वहां अपने पितरों के अस्थि विसर्जन करने का जो परंपरा देखने को मिलते है वो दोनों जगह पर ही मिलती है। लेकिन वो एक तो आपके यहाँ पर वेणेश्वर धाम में और एक आपको यहाँ रामेश्वरम में, रामेश्वरम चंबल नदी के रामेश्वरम में भी होता है ये काम, और आपके माही नदी के यहाँ आदिवासी जो क्षेत्र के जो लोग हैं अपने पितरों को पिंडदान करने का कार्य वेणेश्वर धाम में भी करते हैं। तो वो काम आपके दोनों में ही देखने को मिलते हैं। कोटा के पर्टिकुलर, कोटा के अंतर्गत हम देखें तो कोटा के पर्टिकुलर किसी भाग में इस तरीके का ऐतिहासिक कोई पॉइंट भी नहीं है और ना कोई लोगों का इस तरीके का प्रचलन है कि यहाँ कोई अस्थि विसर्जन का काम किया जाए या पिंडदान करने की कोई गतिविधि संपन्न हो। इस तरीके का हमारे राजस्थान में एक तो आप वेणेश्वर धाम को चुन सकते हो, एक आपका यहाँ पे रामेश्वरम धाम को चुन सकते हो और एक आपका पुष्कर झील। राजस्थान के धरती में हम मुख्य रूप से अपने पितरों का जो पिंडदान या अस्थि विसर्जन का जो काम होता है वो 3 भागों में पर ही कर सकते हैं, जिसमें भी सबसे ज़्यादा पुष्कर झील में होता है इन दोनों स्थानों की तुलना में। तो ये तो हो गया हमारे चंबल नदी का एक तरीके से प्रवाह क्षेत्र हो गया पूरा। अब बात आती है कि चंबल नदी की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो नामकरण को लेकर के हमने विशेषताएं देख ली। दूसरी हम विशेषता हम देखेंगे, चंबल नदी हमारे राजस्थान की धरती से बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चंबल नदी का जो जल ग्रहण एरिया है हमारे पास में वो बनास की तुलना में कम है। बनास नदी यानी कि जब हम बात आती है ना कि सबसे लंबी नदी की बात आती है, सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी, ये दोनों शब्द ऐसा लग रहा है कि दोनों का मीन्स एक है, लेकिन है नहीं। वो इसलिए नहीं, लंबी में केवल इसकी लेंथ गिनी जाती है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से बहते हुए वहाँ पर जाकर के गिर गई, वो केवल लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, बड़ी में हम इसका आकार देखा जा रहा है, और जब आकार की बात होती है ना तो आकार में लंबाई प्लस चौड़ाई सब कुछ देखा जाता है। तो ये सब कुछ जब देखा जाता है तो आकार जब देखा जाता है तो इस फिर में जल ग्रहण क्षेत्र भी आएगा, इसमें क्या आएगा, जल ग्रहण एरिया भी आएगा, जो जल संभर क्षेत्र है उस नदी का पूरा बेसिन एरिया उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस बेसिस पे चंबल नदी से ज़्यादा बड़ा एरिया आपका देखने को मिलता है, वो मिलता है बनास का। बनास का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र देखने को मिलता है, इसलिए हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आपकी मानी जाती है, ये मानी जाती है बनास, जबकि राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, चंबल। अच्छा, बनास के पास एरिया बड़ा है बट बनास में पानी इतना आता नहीं है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है। सतही जल का मतलब है जो धरातल है ना, धरातल, इस धरातल पर जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, इसका ये नदी बह रही है और ये नदी का ये पूरा एक तरीके से नाला मान लो जिसमें पानी बह रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये इस नदी का पेटा हो गया, ये नदी के पैंदे और ऊपर का जिसमें पानी बहता है ना, जो नाला है, वो नदी का पेटा एरिया हो गया। इस दृष्टि से हम देखा जाए कि इस पेटे में कौन सी नदी में पानी ज्यादा भरा है, उसको बोलते हैं सतही जल। तो इस मामले में बनास पीछे रह जाती है, चंबल हमारी आगे निकल जाती है। तो सर्वाधिक सतही जल या सर्वाधिक सतही जल क्षमता वाली नदी जब पूछी जाती है तो वो आपकी मानी जाती है चंबल रिवर, चंबल नदी। ठीक है, तो ये एक विशेषता मान सकते हैं कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल नदी मानी जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी चंबल नदी ही मानी जाती है। 12 महीने बहने वाली नदी भी चंबल नदी है। इसके अलावा चंबल नदी के और बातों की अगर हम बात करें तो देखो, चंबल नदी जब हमारे यहाँ राजस्थान में एंट्री करती है तो पहले कोटा और बूंदी दोनों के बीच में भी वाटर सीमा बनाती है। फिर इसके बाद में आगे जाकर के कोटा सवाई माधोपुर के बीच में भी वाटर सीमा बनाती है, दोनों जिलों के बीच में। चंबल नदी की अधिकतम गहराई
या चंबल नदी की ज़्यादातर जो गहराई देखने को मिलती है, सर्वाधिक गहराई देखने को मिलती है, वो बूंदी में देखने को मिलती है, केशोराय पाटन के पास में बूंदी में। इस वाले भाग में चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई देखने को मिलती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सबसे कम दूरी पर बांध बनाए गए हैं। मात्र लगभग 120 किलोमीटर की ये डिस्टेंसिंग पड़ती है। ये 120 किलोमीटर के एरिया में 4 बांध बनाना मायने रखता है, यानी हर 30 किलोमीटर पे एक बांध। आप अगर ऐसे समझना चाहें तो बांधों की जो घनत्वता है या बांधों की सर्वाधिक निकटता देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा निकटता पूरे विश्व में और किसी नदी पर नहीं मिलती है जितनी कि चंबल पर मिलती है। तो एक तो बहुत पास पास बांधों की निकटता, ये भी इसकी क्या मानी जाती है, विशेषता मानी जाती है। तो ये चंबल नदी की मुख्य बातें हो गई। अब इसके बाद में चंबल नदी का एक त्रिवेणी संगम मायने रखता है, और वो त्रिवेणी संगम जो कि यहाँ से बनास रामेश्वरम में, और यहाँ से ऊपर से एक नदी आती है सीप नदी। तो चंबल, बनास और सीप रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर के अंतर्गत त्रिवेणी संगम बनाते हैं यहाँ पर। और ये जो त्रिवेणी संगम बनता है ये भगवान परशुराम की तपोस्थली भी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक पक्षों के हिसाब से कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने यहाँ अपनी तपस्या की थी और सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो रामेश्वरम धाम यहाँ भी अपने आप में एक पवित्र स्थान माना जाता है। अब बात आती है इसकी सहायक नदियों को लेकर के। सहायक नदियों को लेकर के आते हैं, उसमें एक सहायक नदी आती है सबसे पहले इस नदी का स्वागत करने के लिए। और स्वागत करने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ चित्तौड़ से एक छोटी सी नदी निकलती है हरिपुरा की पहाड़ियों से, और हरिपुरा की पहाड़ियों से निकल के ब्राह्मणी नदी, जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी, और ये आपके भैंसरोडगढ़ के पास में, चित्तौड़ में ही, भैंसरोडगढ़ के पास में ही जा करके किस में गिर जाती है, चंबल में। जैसे ही चंबल नदी राजस्थान की धरती 84गढ़ चित्तौड़ में एंट्री करती है, उसके बाद इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है। कुछ नदियां इधर से आकर के मिलती हैं, कुछ नदियां पूर्व भाग से आकर के मिलती है, लेकिन सबसे पहले आकर मिलने वाली नदी मानी जाती है, वो मानी जाती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मणी नदी मानी जाती है, या बामनी नदी भी इसको कहते हैं, बामनी ब्राह्मणी एक ही है ये। जैसे ये नदी आकर के मिलती है, इसी के पास में चंबल नदी एक बहुत बड़ा वाटरफॉल बनाती है, जो कि राजस्थान की धरती का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात। क्या बनाती है कि जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। ये जो जलप्रपात है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, लगभग आपका 18 मीटर ऊंचा माना जाता है, लगभग 60 फीट के आसपास माना जाता है। जैसे ही ब्राह्मणी नदी आकर के मिलती है यहीं पर, और हाँ जलप्रपात बनाती है, और इस जलप्रपात का नाम तो चूलिया है ही। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है, सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। तो चंबल नदी बनाने ये काम चंबल नदी का ही होता है ये, ठीक है। बाकी अन्य नदियों में इधर की तरफ से आते हैं तो देखो एक मेज नदी और इसमें आकर के मिलती है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल करके इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चंबल नदी में पश्चिमी भाग से मुख्य रूप से 3 ही नदियाँ आकर के मिलती हैं, ब्राह्मणी नदी, मेज नदी और बनास नदी। बाकी इधर की तरफ से पूर्वी भाग की तरफ से चंबल नदी में आकर के मिलती हैं, यानी एक तरीके से ये मान के चलो कि चंबल नदी अपने इस वे में बह रही है। तो ये इसका कौन सा हो गया, बायां हो गया, और ये कौन सा हो गया, दायां। बाएं हाथ की तरफ से मिलने वाली 3 नदियां ब्राह्मणी, मेज और बनास मानी जा सकती हैं मुख्य नदियों में। पूर्व की तरफ से आने वाली नदियों में मुख्य रूप से आपकी जो नदी मानी जाती है वो मानी जाती है, एक तो काली सिंध मानी जाती है। काली सिंध में ही आहू नदी आकर के मिलती है, और काली सिंध में ही परवन नदी आकर के मिलती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ से पार्वती नदी मान सकते हो और एक कूनू नदी मान सकते हो। 3 नदियाँ इधर से, 3 नदियाँ इधर से, बाकी की जो नदियाँ लगभग अन्य उन छोटी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। तो ये था चंबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम दिमाग में रख सकते हैं कि चंबल नदी का उद्गम हुआ, समापन हुआ। इन्हीं बातों को लेकर के मोस्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी सहायक नदियों की जो चर्चा हम वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।